Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadoo, your economics educator. Today students we are going to revise the chapter cost. ठीक है, इससे पहले प्रोडक्शन वाला पूरा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉस्ट के क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है. लेकिन बिफोर दैट स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. आपको यहाँ पे ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे. उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो डेफिनेटली जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कभी भी हमारे एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं. वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपको गिवन है. और हम सिर्फ सीबीएसई बोर्ड नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो. तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है. तो ऑन दैट नोट सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को. तो स्टूडेंट्स होपफुली आपने इसका पहले वाला पार्ट देख चुका है. एज यू नो ये पार्ट 2 है. इससे पहले हमने क्या कवर किया, प्रोडक्शन वाला पार्ट को हमने कवर कर लिया. अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कॉस्ट. ठीक है, तो मुझे पता है आपके रिफ्रेशर्स वगैरह में प्रोडक्शन अलग गिवन है, कॉस्ट अलग गिवन है, तो उस हिसाब से मैं रिवीजन वीडियो भी लेके आऊँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. सो दिस इज बेसिकली अ रिवीजन फॉर चैप्टर कॉस्ट. फाइन, ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ का एक्सपेंस, खर्चा है ना. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको जो खर्चा लगता है दैट इज कॉस्ट. सो वी कैन से दैट कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी. किसी भी चीज को बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट. सो दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट के ना दो तरीके होते हैं. तो कॉस्ट क्या होता है, एक तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस हमारा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट. एक हमारे पास होता है इम्प्लिसिट, एक हमारे पास होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है. क्या ये वर्ड्स हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी किसी ने ऑलरेडी पढ़ चुका हो, राइट. सो एक्सप्लिसिट का मतलब आपको याद रखना है, एक्स से आप याद रखोगे एक्सटीरियर, ठीक है, और इन से याद रखो इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट्स होते हैं ना जैसे कि खुद से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं दैट इज इम्पोर्ट्स. और एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, आप दूसरी जगह भेज रहे हो, आप दूसरों को एक तरीके से आप पैसे दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझो. ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है जब भी आप कोई पेमेंट वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, एक्सपेंस जो पेमेंट कर रहे हैं उसको किसको कर रहे हैं, आउटसाइडर्स को. सो वी कैन से दैट इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और द पेमेंट्स मेड टू द आउटसाइडर्स फ्रॉम हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज. अब ऐसे समझो कि आपकी एक कंपनी है, आपने एक छोटी सी शॉप खोली, एक छोटा सा आप बोलो कि आपने वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी खोला है अपना घर में. तो आपने क्या बोला, मेरे घर के नीचे वाला कमरा खाली है तो उसको मैं ऑफिस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, दैट विल बी माई कंपनी. तो आपने ये चीज़ कर ली. उसमें आपने क्या बोला कि अब मुझे 2 एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ेगा, एक जो मेरा असिस्टेंट मैनेजर होगा और एक जो होगा एचआर मैनेजर सपोज. तो आपको इन 2 को सैलरीज देनी पड़ेगी. सो वी हैव 3 पीपल ओवर हियर. एक क्या है, ओनर, ठीक है, एक है मेरे पास असिस्टेंट मैनेजर और एक होता है मेरे पास एचआर. तो 3 लोग हैं. अब आप बात करेंगे कि कौन सा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, कौन सा इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो आउटसाइडर्स को जो पे कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर और एचआर दोनों को मुझे सैलरीज देनी पड़ेंगी, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया. कौन सा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि मुझे इसको आउटसाइडर्स को पे करना पड़ेगा. लेकिन जब मैं बात करती हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट का, इसका मतलब होता है जब सेल्फ ओन गुड्स का एक्सपेंस. अगर आप कहीं और कंपनी बनाते, आप कहीं और रेंट पे लेते तो आपको रेंट तो देना पड़ता है, आपका खर्चा तो होता है ना. तो वो आपके लिए ऐसा नहीं कि आपने घर के नीचे अपना ऑफिस खोल लिया तो वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, उसको आपको एक्सपेंस में ही काउंट करना. लेकिन कौन सा एक्सपेंस होगा, वो होगा आपका एक तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो जो भी सैलरी आप खुद को दोगे वो आपका किस में आएगा, एक तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा. वो भी तो एक खर्चा है ना. भले ही आपने अपने घर के नीचे ही रूम बना, आप जो रूम था उसको आपने ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ से आप सारी फंक्शनिंग कर रहे हो. लेकिन अगर आप कहीं और ऑफिस खोलते तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो लगता. तो जस्ट बिकॉज आपके घर के नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो कोई खर्चा नहीं है वो आपका खर्चा ही. उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इसको रिकॉर्ड करोगे इम्प्लिसिट कॉस्ट में. सो दैट इज वाई इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग normal profit. For example, interest on own capital, rent on own land, salary for the services of the entrepreneur, etc. Such costs are the cost of self-supplied factors. आपने खुद से जो खुद की मदद करी वो भी एक एक्सपेंस ही है. अगर मैं कॉस्ट की बात करूं वो भी एक खर्चा ही है, उसको आपको काउंट करना पड़ेगा. किस में काउंट करोगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट में. और जो बाहर वालों को जो आप लोग पैसे दे रहे हो वो आ जाता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में. क्लियर. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले. Done?
So whatever we are paying to the outsiders, ठीक है, and whatever we are paying to the own या self supplied factors, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने नोट्स बनाने में एंड टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, ऑन दैट नोट इज दिस डन। सो वी कैन से दैट जो मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, बेसिकली सबमिशन ऑफ बोथ काइंड ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से, चाहे वो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट हो, चाहे वो आपका क्या हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तभी क्या आएगा, मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। सो टोटल कॉस्ट या मैं कॉस्ट की बात करती हूँ, तो सबमिशन ऑफ बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? So cost in economics basically includes actual expenditure on inputs, that is explicit cost, and imputed value of the input supplied by the owners, which is known as implicit cost. आपको याद रखना कि आपको implicit की जगह imputed cost given है, तो उसका मतलब सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू बाय द इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। आपने कोई मशीनरी परचेज करी, आपने कोई गुड्स परचेज किया, रॉ मटेरियल्स परचेज करे, ये सारी चीज़ें क्या है, मेरे लिए खर्चा है, लेकिन आउटसाइडर्स को खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वहीं पर जब मैं बात करती हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो वो क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, जैसे कि रेंट ऑफ ओन लैंड। आपका खुद का कोई, जैसे कि बोल सकती फार्म हाउस या कोई लैंड है, आपने सोचा कि हम यहाँ पे अपना कंपनी खोल लेंगे, तो ये आपके लिए कुछ फ्री का सौदा नहीं है, वो है आपके लिए खर्चा ही, तो वो किस में काउंट होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में काउंट होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स लिखने भी चाहिए, जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे उतनी क्लैरिटी आएगी माइंड में, राइट। ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या आता मेरा, this was what, this was production function, clear? So this was my production function। प्रोडक्शन में भी तो कॉस्ट लगता है ना, आपने बोल दिया कि हमें इनपुट्स को लगाना है तभी आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन इनपुट्स कैसे लगेंगे, उसके लिए भी तो मनी लगेगा ना, तो इसलिए हम कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन कि कितना मैंने खर्चा किया। So cost is a functional relationship between हमारा cost of production and the quantity of production, कि कितना मैंने प्रोड्यूस किया, कितना मेरा खर्चा हुआ। मतलब अगर सब मैंने 100 रुपए का खर्चा किया तो उसमें मेरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ कि कितने पैसे में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इन दोनों को कंपेयर करने को मैं क्या बोल सकती हूँ, कॉस्ट प्रोडक्शन या कॉस्ट फंक्शन, राइट। सो दैट इज व्हाट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपने कितना खर्चा किया और आपको उसमें कितना आउटपुट मिला, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको आपको निकालना है। दैट हाउ मच यू हैव स्पेंट टू अर्न अ पर्टिकुलर थिंग, कि आपने कितना खर्चा किया और आपको कितना टोटल आउटपुट मिला, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक तरीके से, वी कॉल इट एज कॉस्ट, कि कितना मैंने कॉस्ट किया, कितना मेरे को उसमें प्रोडक्शन मिला, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन। सो वी कैन से दैट कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट and the quantity produced from it. So that is why we can say that it refers to the relationship between input, cost and output. In simple terms, the functional relationship between cost and output is refers to as cost function. इससे ज़्यादा simple और क्या ही हो सकता है। जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए quickly, okay? Do not waste any time. बहुत अच्छे से जल्दी से रिवीजन करना है। आपको लग रहा है कि रिवीजन थोड़ा स्लो जा रहा है, जल्दी से आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पे लगाओ, सुनना शुरू कर दो, ठीक है। So let's understand the difference between explicit और implicit cost जल्दी से। तो ये क्या होता है, it is the payment made to the outsiders for hiring factor services। जैसे कि अगर मुझे किसी से रॉ मटेरियल्स लिए या स्टाफ को सैलरीज देनी है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आउटसाइडर्स को पे कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ स्टूडेंट्स, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स यानी खुद की वजह से जो आपको फायदा हो रहे हैं वो भी तो खर्चा है ना, तो उसको भी काउंट करना है। इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट की, इट इन्वॉल्व्स इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द फर्म एंड देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व्ड। आप खुद को थोड़ी ना पैसे दे रहे हैं, आप यहाँ पे है आपका खर्चा ही,
लेकिन ये आप ही का पैसा है और आप ही का सारी चीजें हैं। सो दैट इज वाई पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब किस में आएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, बिकॉज हम इसको आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रेंट ऑन ओन लैंड हो गया, ये सारी रीजंस किसके हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट के। क्लियर, अभी पढ़ाते हैं सारी चीजें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, रुको, now take a screenshot of it. So we can say that explicit cost is the nature of the contractual payment, while in the case of implicit cost there is no contractual obligation for the payment to anyone else obtain the factor services. आपको जब आप खुद के फैक्टर्स होते हैं, जब आपको इतना कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप किसी और को एम्प्लॉय कर रहे हो तो आपको उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। तो दैट इज वाई इम्प्लिसिट कॉस्ट में वो ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट में वो ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब आपको करना ही पड़ेगा, समथिंग विच यू विल हैव टू डू इट, राइट। तो जैसे कि शॉर्ट रन की बात करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में हमें इसे पढ़ना है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर अस, इट विल नॉट बी अ इजी रिवीजन। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स बिल्कुल कान खुले रखना है, अलर्ट रहना है और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है। सो शॉर्ट रन अगर कॉस्ट की बात करती हूँ तो उसमें हमारे पास आता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो वी कैन से दैट टोटल कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है हमारे पास एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल। दोनों को जब मैं ऐड कर देती हूँ तब मेरे पास क्या आता है, टोटल कॉस्ट की वैल्यू आती है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को भी और वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TFC। TFC, total fixed cost. So the fixed cost is the cost spent on fixed factors जैसे कि land, plant, machinery, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्या होता है, the amount spent on these factors cannot be changed in the short run, आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते इसको शॉर्ट रन में। Also the payment made on these factors remain the same whether the output is small, large या zero। जो चीज़ है वो ऐसी रहने वाली है। अगर किसी आपको अपने घर का रेंट भरना है तो वो इतना ही रहने वाला है ना। डजेंट मैटर अगर आप पूरे 1 महीने घर में नहीं थे, आप बोलोगे नहीं हम 1 महीने घर में नहीं तो हम रेंट पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, आपको तो पे करना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड है, डजेंट मैटर कि आप उस घर में रह रहे हो नहीं रह रहे हो। सिंपल जैसे की बात है, अगर आपका कोई लैंड है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है या वहाँ का रेंट जो है आपको पे करना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर कि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो चेंज नहीं होता, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट क्या है, कितना इनपुट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहने वाला है। दैट इज वाई उसका नाम ही क्या है, फिक्स्ड है, राइट। तो स्टूडेंट्स इसका स्केड्यूल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले आउटपुट क्या है, आपने 0 1 2 3 4 5 मतलब आउटपुट आप बढ़ा रहे हो, अपना प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है। रेंट तो सेम ही रहने वाला है, भले ही 4 लोग रह के घर में रुकें, चाहे कोई भी ना रुके, चाहे सिर्फ मैं अकेले रुकूं, रेंट तो उतना ही रहने वाला है। तो सिमिलरली ये जो आप टोटल फिक्स देख रहे हो, ये पूरा थ्रू आउट आपका सेम रहता है। हमने एग्जांपल लिया 12 का, आप 10 का ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, 5 का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्केड्यूल है, जैसे बनाना है बनाओ। कॉन्सेप्ट समझना क्या है कि अगर आउटपुट चाहे कितना भी बदल जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। क्लियर। अब हमें समझना स्टूडेंट्स इसका हमें ग्राफ कैसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, फिर क्या है TFC क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस है। क्यों, बिकॉज ये कभी चेंज ही नहीं होता। और आप बोलोगे मैम ये 0 से क्यों नहीं चालू हो रहा, क्योंकि यही तो चीज है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट मेरा 0 है कि 5 है कि 4 है कि 3 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही रहता है। और आपको पता है कि भले आप कुछ प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप घर में नहीं रह रहे हो लेकिन आपको उसको घर का रेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली भले आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है, आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा उठाना ही पड़ेगा। वो क्या है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। क्लियर। दैट इज वाई कभी भी 0 से शुरू नहीं होता है। क्लियर। तो आप इसको कभी 0 मत करना। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका कैसे बनेगा ग्राफ, 0 x y, ये बनाया TFC, ये हो गया। यहाँ पे आप लिख दो आउटपुट, यहाँ पे आप लिख दो TFC। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, बेसिकली मेरा बन गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, TFC का कर्व, ठीक है। तो इसका स्केड्यूल भी इजी है, उसका ग्राफ भी बहुत इजी है।
बहुत जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट वी हैव इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने फिक्स कॉस्ट पढ़ा और मैंने आपको अभी क्या बताया था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। हमने क्या बताया था आपको कि वेरिएबल और फिक्स्ड को जब मैं ऐड कर दूंगी तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगा। सो टोटल फिक्स्ड वाला फंडा तो हमने पढ़ लिया। अब बात आ रही है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो चीज चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं विच कुड बी चेंज इन द शॉर्ट रन। सो वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोस कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। 2 लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और 6 लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो खर्चा तो बढ़ेगा ना। सो दैट इज वाई जितना लोग बढ़ते चले जाएंगे तो खाने का भैया प्राइस ही बढ़ता चला जाएगा, उतना खर्चा भी होगा। सिमिलरली जितना प्रोडक्शन करते चले जाओगे उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा। जब छोटी सी कंपनी रहती है, सिर्फ 2 एम्प्लॉयज रहती है, इतना खर्चा नहीं रहता। फिर कंपनी में प्रॉफिट होने लगता है, वो एक्सपैंड होने लगती है, तो आप 2 एम्प्लॉय रखते हो, और फिर 3 रखते हो, फिर 200 एम्प्लॉयज रखते हो। तो कहाँ पहले सिर्फ आपके पास 2 एम्प्लॉयज थे तो सिर्फ आप 2 लोग को सैलरी दे रहे थे। फिर आपका प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपने 50 लोग रख दिए, तो 50 लोग को आपको सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ गया। सो दैट इज वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटपुट अगर बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा बढ़ता है। ये की पॉइंट है, इसको लिख लो। सो दैट इज वाई जैसे कि पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, जितने हम लेबर्स रखेंगे, आपको कोई पुताई करवानी है, पहले एक इंसान पुताई कर देता है, लेकिन अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जल्दी कराना है, आपने 2 लोग और रखे तो आपका खर्चा तो बढ़ गया ना। कहाँ से एक इंसान पोत रहा था, आपने उसको 2 इंसान कर दिए, तो आपको उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये बढ़ गया। तो जैसे ही आपने लोग बढ़ाए तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ चुका है। सो दैट इज वाई व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन आउटपुट तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। सो इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट राइज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट एंड फॉल विद द डिक्रीज इन द आउटपुट। अगर आउटपुट कम हो गया, अब आप बोलोगे कि अब आपका काम शुरू हो गया, थोड़ा सा काम बचा, तो आप बोलोगे कि ठीक है भैया आप जाओ, एक इंसान के लिए काम है वो कर लेगा, तो आपने एक इंसान को टाटा बाय बाय कर दिया। तो क्या होता है कि जब हमारा आउटपुट बढ़ रहा होता है तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। सिमिलरली अगर आउटपुट कम हो रहा है तो जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। अब हमें समझना है कि हमेशा 0 से शुरू होता है, बिकॉज 0 लेवल पे तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है ही नहीं। जब कंपनी अभी खुली है तो कोई एम्प्लॉय आए नहीं, तो उसको हम लोग कहाँ से सैलरी देंगे। तो जब जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई तब हमने एम्प्लॉयज रखे, कैजुअल लेबर्स रखे, तो ये क्या होता है 0 लेवल पे 0 ही रहता है, इसलिए 0 से ही शुरू होगा। सो दैट इज अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट राइज विद इंक्रीज इन इनकम, सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज अ प्रोडक्शन एंड बिकम 0 एट 0 लेवल ऑफ इनकम, या आउटपुट में बोल सकती हूँ। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ एक्स, यहाँ y, यहाँ पे आप लिख दोगे आउटपुट, और यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या करना है, 0 से शुरू होगा तो कुछ इस तरीके से आपको इसका शेप दिखने वाला है। सो दिस इज द कर्व ऑफ TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस तरीके से आपका S शेप्ड रहेगा। क्लियर? सो ये क्या है, दिस इज द कर्व ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फाइन, इस तरीके से आपको बनाना है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। डन? ओके। सो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, ये आपको नाम्स बोल रही हूं मैं, नेम्स, ठीक है, आपको लिखना है अपने कॉपी में। सो जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, TFC क्या था मेरा 12 12 12 कांस्टेंट था, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया था। अब क्या बात आ रही है TVC की, इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट जैसे ही बढ़ता चला जाएगा तो मेरा TVC भी बढ़ता चला जाना चाहिए। तो आउटपुट आप देखो बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4 5 हो गया, बढ़ गया भाई। अब क्या बात आ रही है TVC की, तो TVC को भी आपको बढ़ाना है, 0 6 10 15 24 35 आपको ऐसे बढ़ाना है। ठीक है, पहले 0 से 6 हुआ, कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, एक तरीके से 6 का डिफरेंस आ गया, फिर कितना हो गया 4 का डिफरेंस आ गया, फिर कितने का डिफरेंस आया 5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपको ऐसे कैलकुलेट करते हुए चले जाना है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि इनिशियली इंक्रीज होना चाहिए, फिर थोड़ा कांस्टेंट होना चाहिए, फिर इंक्रीज करने लगे, ऐसे आपको बनाना है। सो दैट इज वाई जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट था तो 0 हमारा TVC था, जब 1 था तो TVC 6 था, जब 2 था तो ये 10 था, ये 3 था तो ये 15 था,
4 था तो 24 था, और ये 5 था तो 7 हो गया। ठीक है, सो ये हो गया इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 एंड इंटू 7। ऐसे याद रखना 6 5 5 6 7 6 5 5 6 7, मतलब आउटपुट को आपको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास TVC आ जाएगा। सो इट इज बेसिकली 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 7 35। तो एग्जैक्टली सेम आपका बनेगा। तो ये आपकी ट्रिक है दैट हाउ टू मेक TVC। कैसे याद रखना है इसके पॉइंट को, आपको इंटू करना है इंटू 6, ठीक है, इंटू 5, फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, बेसिकली ये भी इंटू 5, ये फिर 6 हुआ और ये कितना हुआ 7। तो पहले 0 था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर थोड़ा बड़ा। तो इसलिए क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको इसका शेप देखने को मिल सकता है। सो दैट इज वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इनवर्सली S शेप्ड आपको देखने को मिलेगा। So this is the reason. So it is inversely S shaped because TVC initially increases at a decreasing rate. तो कुछ इस तरीके से आपको इसका देखने को मिलेगा। This is TVC. ठीक है, तो इनिशियली आपको इंक्रीज दिखेगा, फिर वो कांस्टेंट होता चला जा रहा है और फिर बढ़ जाता है। कैसे याद रखना है इसका, रुको, यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा आपने TVC, ये 0 होगा, पहले को आप 6 से इंटू करोगे, फिर इसको आप 5 से इंटू करोगे, फिर इसको 5 से इंटू करोगे, इसको 6 से इंटू करोगे और इसको फिर 7 से इंटू कर दोगे। ऐसे ही आपको स्केड्यूल याद हो गया। क्या करना था, 0 इंटू 0 6, 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 6, 5 इंटू 7। आपने जब इसको इंटू किया तो आपके पास ये पूरी फिगर्स आ गए, क्या वैल्यू है हमारे पास TVC का। ऐसे पढ़ना है आपको बस, ठीक है। सो दैट इज वाई कैसा होता है कर्व इसका कर्व होता है इनवर्सली S शेप्ड। सो दैट इज वाई TVC कर्व जो रहता है इनवर्सली S शेप्ड रहता है, बिकॉज TVC जो है हमारा इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, वो डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाता है और फिर वो फिर से इंक्रीज करने लगता है एंड लेटर इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। सो इनिशियली क्या होता है, TVC राइज एट अ डिक्रीजिंग रेट, बहुत स्लो में बढ़ रहा होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर अचानक से स्पीड पकड़ लेता है। सो डिक्रीजिंग रेट पे होता है बिकॉज ऑफ द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। फिर क्या होगा, TVC राइज होता है फिर इंक्रीजिंग रेट पे जब कांस्टेंट को वो क्रॉस कर जाता है। ठीक है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। सो हाउ टू डिफरेंशिएट अ कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, कैसे पता लगाएं कि वो जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। सो टू क्लासिफाई अ कॉस्ट एज फिक्स्ड या वेरिएबल वी लुक एट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट प्रोड्यूसर हैज इनटू, दैट इज की अगर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नेचर का है तो फिक्स्ड है, अगर परमानेंट नेचर का नहीं तो वेरिएबल है। जैसे कि क्या होता है, अगर आप कैजुअल वर्कर्स को है ना, कैजुअल वर्कर्स को जो आप पेमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब एक परमानेंट एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हो जाएगा और साथ ही में क्या हो जाएगा आपके लिए फिक्स्ड फैक्टर। अब कोई इलेक्ट्रिशियन ठीक करने आ रहा है तो उसको आप रोज तो पैसे नहीं दे रहे, वो जब ठीक करने आपने उसको पैसे दे दिए, तो ये क्या हो गया आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट हो गया। लेकिन किसी एम्प्लॉय को आप जो देते हो सैलरी वो क्या होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर होता है। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। So wages paid to them will vary directly with the level of output and hence they will come under the category of variable cost. However, if the workers are permanently employed, then their services cannot be terminated without the desire of the producer. Therefore, इनकी जो सैलरी होगी वो फिक्स्ड हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि परमानेंट स्टाफ को जो पैसे आप दे रहे हो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, और किसी इलेक्ट्रिशियन जो आपके यहाँ काम करने आ रहा है उसको आपने थोड़े से पैसे दिए, उसने जो काम किया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है, रिफर्स टू दीज कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल का मतलब ही है कि वो चेंज हो पाए। कैसे चेंज होगा, आउटपुट बढ़ेगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। वहीं पर टोटल कॉस्ट का क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट का, कि वो कभी चेंज नहीं होता, फिक्स्ड तो उसके नाम में ही है।
जिसके नाम में ही फिक्स्ड है मतलब वो चेंज नहीं होने वाला, वो थ्रू आउट द उसमें सेम रहने वाला है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो मेरा सेम ही रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना आउटपुट बढ़ा है घटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। दोनों के क्या रहते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनता है, ऐसे। फ्री हैंड कर्व्स आर द की फॉर दिस चैप्टर। फ्री हैंड कर्व्स बनाना सभी को सीखना है, लर्न करना है। मैं जैसे से बनाती चली जाती हूँ, खुद भी बना लिया करो, तुरंत याद हो जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। जो हमारे पास TFC रहता है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और TVC क्या होता है, इनवर्सली एस शेप्ड का रहता है। ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या रहता है, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता। जब आउटपुट मेरा जीरो है या जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है तो मेरा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो बड़ा रहता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है, वो भी जीरो रहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा रहता है, जब फिक्स्ड कॉस्ट मेरा जीरो है, वो कब जीरो हो ही नहीं सकता। अगर मेरा आउटपुट जीरो है तो फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, 1 हो जाएगा तो भी सेम रहेगा, 2 हो जाएगा तो भी सेम रहेगा। तो ये क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। डजेंट मैटर कि 0 है कि 1 है कि 2 है, वो हमेशा सेम ही रहता है। सो इट कैन नेवर बी 0 इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। फाइन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे लेबर, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स फिक्स फैक्टर की, तो लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि ये क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, लॉन्ग रन में ही हो सकता है ना, और वेरिएबल फैक्टर तो हम लोग शॉर्ट रन में भी चेंज कर सकते हैं। शेप ऑफ द कर्व अभी मैंने आपको समझाया है। TVC का क्या रहता है, ये रहता है एस शेप्ड, इनवर्सली एस शेप्ड, और ये क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल क्या है, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, पेमेंट फॉर द रॉ मटेरियल, अभी आपको समझाया। और यहाँ पे भी क्या है, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ एंड इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बिल्डिंग रेंट एक्सेट्रा। अगेन सारी चीजें सेम है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत बेसिक है, डिफरेंस है। कभी भी आपसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछता कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के बीच में डिफरेंस बताओ, लेकिन क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछने के बहुत तरीके होते हैं, एंड यू नेवर नो कि आपके एजुकेटर्स कैसे पूछ रहे हैं। सो दैट इज वाई यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, ठीक है। आजकल क्योंकि हमें पता है CBSE असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत देने लगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत देने लगे, तो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं ना, इसी से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, ऑन दैट नोट अभी हमने क्या पढ़ लिया, TFC डन, ठीक है, TVC डन। अब क्या बात आती है हमारे पास, टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट क्या होता है, इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। पूरा खर्चा जो आया, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, दोनों खर्चों को प्लस करके जो मेरे पास अमाउंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स TC क्या है, बेसिकली टोटल कॉस्ट क्या होता है, TFC प्लस TVC। ये आपको याद रखना है बस फंडा। अब आगे की चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये याद है ना, ये वाला पूरा फॉर्मूला। ओके, सो टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, क्या बनेगा इसमें, सबसे पहले आउटपुट, फिर आप बनाओगे TFC, फिर आप बनाओगे TVC, दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट का फिगर आ जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले आउटपुट के साथ क्या चेंज नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट वो हमेशा सेम रहता है। सो दैट इज पूरा का पूरा 12 कर दिया यहाँ पे, और आउटपुट मैंने इंक्रीज कर दिया 0 1 2 3 4 5 कर दिया, और साथ में TFC मेरा इस तरीके से इंक्रीज होने लग गया। TVC कैसे होगा स्टूडेंट्स, जब मैं हर एक फैक्टर को डिवाइड करूंगी। सो दैट इज वाई क्या होगा कि ये इसमें तो कुछ नहीं रहने वाला। फिर मैंने आपको फंडा क्या याद किया था, जल्दी बताओ कौन सा फंडा मैंने अभी आपको याद कराया है कि कैसे TVC निकालें। इसको आप क्या करोगे, इंटू 6, इसको करोगे इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 7। तो मेरे पास पूरा का पूरा TVC का आ जाएगा। सो दैट इज वाई आउटपुट आपको याद रखना है 1 2 3 4 5, तो 6 5 5 6 7। वहीं पे जब मैं बात कर रही हूँ TVC की, तो ये क्या हो जाएगा 0 6 10 15 24 एंड 35। क्लियर, इससे क्या आ गया, मेरे पास पूरा TVC कैलकुलेट होके आ गया। अब बात आती है स्टूडेंट्स मेरे पास कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं टोटल कॉस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, TFC प्लस TVC, जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, जब मैं 12 प्लस 0 किया तो मेरे पास 12 आया, 12 प्लस 6 किया तो मेरे पास क्या आ गया, 18, 12 प्लस 10 किया तो 22 आ गया, 12 प्लस 15 किया तो 27 आ गया, 12 प्लस 24 किया तो 36 आया, और 12 प्लस 35 किया तो 47 आया। मतलब मुझे क्या पता है टोटल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है TVC से भी और TFC से भी।
सो टोटल कॉस्ट का कर्व भी तो थोड़ा ऊपर रहेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। जब उसके ये टोटल ही ज्यादा आ रहा है तो भाई ऑफ कोर्स उसका ग्राफ ही बड़ा रहेगा। अब देखो समझो, टीवीसी तो मेरा 0 से शुरू होता है, क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सा फंडा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। हमारा टीएफसी 0 पे 12 क्यों है? बिकॉज जब भले ही हमारा खर्चा, मतलब अगर मैं बात करूं हमारा आउटपुट 0 है लेकिन खर्चा फिर भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, फिक्स्ड है वो खर्चा, कुछ फर्क नहीं पड़ता आउटपुट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वो खर्चा वैसे ही रहने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 12। अब बात आती है मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मेरा टोटल कॉस्ट क्यों शुरू हो रहा है 12 से, वो क्यों नहीं 0 से शुरू हो रहा? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स कि टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो भले ही मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट 12 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा 0 है, तो मेरा कितना आ रहा है टोटल? 12 ही तो आ रहा है। मतलब टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ही पॉइंट से शुरू होंगे। क्यों? बिकॉज टोटल कॉस्ट क्या है? दोनों का समिशन है, वो किसी की साइड नहीं लेता, दोनों को ऐड कर रहा है। तो जब दोनों को ऐड कर रहा है तो मेरे पास जो 12 का फिगर आ रहा है वो क्या बता रहा है कि टीवीसी और हमारा टीएफसी एंड टोटल कॉस्ट सेम ही पॉइंट से शुरू होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? जब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन? तो यहाँ पे देखो, ये सब देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दे लो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फ्री हैंड कर्व्स आर द की। मैंने बोला था ना फ्री हैंड कर्व सीख लोगे इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, स्ट्रेट लाइन टू द हमारा एक्स एक्सिस रहता है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरे पास? टीएफसी। फिर मैंने आपको समझाया था कि जो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहता है कि इनिशियली इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग स्पीड पे, फिर कांस्टेंट होकर एकदम से इंक्रीज होने लगता है। तो ये क्या रहता है हमारा? टीवीसी हमेशा 0 से शुरू होता है। तो ये मैंने क्या कर दिया? टीवीसी। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास टोटल कॉस्ट। दोनों को जब ऐड कर देंगे तब टोटल कॉस्ट आता है। और मैंने क्या बोला? टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट से शुरू होता है, तो ये भी यहां से ही शुरू होगा। तो क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है? टीएफसी है, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा पैरेलल ही रहेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इनके बीच का जो डिफरेंस है वो टीएफसी है और वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। तो जब मैंने बात करा टोटल कॉस्ट का, आपको लग रहा है ये तो डिट्टो सेम है टीवीसी से। क्यों सेम है? क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, तो ये तो 12-12 रहता है, लेकिन टीवीसी तो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, इसलिए टोटल कॉस्ट का जो वैल्यू है वो भी कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए उसका कर्व भी एग्जैक्टली टीवीसी के बिल्कुल सेम है। तो अगर टीवीसी मेरा एस शेप्ड इनवर्स कर्व था तो ये भी हमारा इनवर्सली एस शेप्ड ही होने वाला है। क्लियर? सेम डायग्राम आपका यहाँ पे बना हुआ है कि 0 से शुरू क्या हुआ है? टीवीसी, लेकिन ये 12 से शुरू हुआ है, चाहे वो टीसी हो चाहे वो हमारा एक हो टीएफसी। क्लियर? अब देखो टीसी कर्व क्या है? वो भी इनवर्सली शेप्ड है, बिकॉज वो टीसी की तरह एक तरीके से वर्क करता है, टीवीसी की तरह। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी। स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तभी वो दोनों 12 से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू नहीं हो रहे हैं। एंड टीसी एंड टीवीसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस देख रहे हो वो क्या है? टीएफसी, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए कभी भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। राइट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है फटाक से देखो, आपको बस कर्व पता होने चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन बन गया टीएफसी, इनवर्सली शेप जो 0 से शुरू हो रहा है वो टीवीसी, और जो टीएफसी से शुरू हो रहा है सेम होना चाहिए टोटल कॉस्ट। यहाँ पे आपने लिखा टीसी, टीवीसी, टीएफसी लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया आउटपुट, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, बन गया मेरा पूरा का पूरा कर्व। क्विकली सेम है। तो ये मैंने स्केड्यूल को देख के नहीं बनाया, मैंने सिर्फ फ्री हैंड बनाया है, कॉन्सेप्ट से बनाया है। आप स्केड्यूल को याद करके ही बना सकते हो, टाइम वेस्टेज होगा। जब लिखा है पेपर में कि आपको स्केड्यूल के साथ बनाना है तो आप बनाइए, अदरवाइज आप डायरेक्टली अपना फ्री हैंड कर्व बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि कैसे बनाना है, मैम ने कैसे बनाया, डिट्टो वैसे बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं। ठीक है जी, ओके जी, चलो भाई। So let's understand the relationship between
टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी, भाई तीनों के बीच में क्या रिश्ता है इसको पता लगा लेते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट। सो टीएफसी क्या है हमारे पास, टीएफसी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, बिकॉज ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आउटपुट कितना भी बढ़े या घटे। लेकिन मैंने आपको बताया जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहता है उसके साथ ऐसा नहीं रहता, वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वो जीरो ही रहता है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तभी वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये किससे इन्फ्लुएंस है, टीवीसी से इन्फ्लुएंस है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, टीएफसी से होगा, बिकॉज दोनों को ऐड करके तो कॉस्ट निकलता है। तो भले जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट मेरा जीरो था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा तो था ही ना, फिक्स कॉस्ट तो था ही ना, दैट इज वाई वो क्या हो जाएगा, मेरा टीएफसी से शुरू होगा। सो व्हाट आई कैन से दैट टीएफसी कर क्या होता है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। टीसी एंड टीवीसी की बात करूं तो दोनों का जो शेप है कर्व का सेम रहता है, एस शेप्ड कर्व रहता है, बिकॉज टीसी क्या है एक तरीके से टीवीसी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहता है। सो टीसी एंड टीवीसी कर्व आर इनवर्सली एस शेप्ड, they rise initially at a decreasing rate, becomes constant and then increase at an increasing rate। फिर क्या होता है, TC and TFC at जीरो लेवल आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही जीरो लेवल आउटपुट पे नहीं रहते, जीरो लेवल पे ये लोग कहाँ रहते हैं, जितना फिक्स कॉस्ट तय है, तो कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होते टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और इस तरीके से आपको कर्व बनाना है, देखो ये है ना फ्री हैंड कर्व, ऐसा समझ आया कि नहीं आया, आ ही जाना चाहिए समझ, क्यों नहीं आएगा, तुम लोग को समझ सब इतने होशियार हो, ठीक है, ओके क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ऐसे ही लिखना है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीवीसी इज बेसिकली क्या है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो टीसी और टीवीसी के बीच में क्या है, टीएफसी है, fine। Vertical distance between TFC curve and TC curve is equals to TVC as TVC rises with an increase in income and the distance between TC and TC curves also increases। TC and TVC का बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, TFC। क्लियर? सेम चीज सारी की सारी बता चुकी हूँ, लिखना कैसे है ये आप अपने इस PDF से समझ सकते हो। हो गया सब, क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, सारी चीजें डन है पक्का। फिर आगे बढ़ते हैं, किस बात की देरी है। अब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है आपको, पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट हमने फिनिश कर लिया है। सो टोटल कॉस्ट डन है, टोटल कॉस्ट टीवीसी डन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी हमारे पास डन हो गया, तीनों के बीच का रिलेशनशिप भी पढ़ लिया। अब बारी आती है हमारे पास एवरेज कॉस्ट की। सो एवरेज कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन ये तो मैथमेटिकली हो गया, इकोनॉमिक्स में कैसे होगा, अगर मैं बात कर रही हूँ एवरेज कॉस्ट की। सो एवरेज कॉस्ट होता है एक मेरे पास होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एक मेरे पास होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसा का जैसा हमने पढ़ा ना टोटल कॉस्ट में, उसी से काफी सिमिलर मिलता जुलता है ये हमारे पास, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो टोटल कॉस्ट होता था, टोटल कॉस्ट क्या होता था, टीएफसी प्लस टीवीसी। सिमिलरली हमारा एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है, एएफसी प्लस एवीसी, तो सेम ही है जी, ठीक है। तो इसमें भी हम दो चीजें पढ़ेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कैसे निकालना है, कैसे याद रखना है, सब बताऊंगी, डोंट वरी। डन? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं, रिवीजन क्लास है हमारी। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट रिफर्स टू द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीएफसी बाय टोटल आउटपुट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स कि यस, अगर मैं बात कर रही हूं ये वाले पॉइंट की, यस, सो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, यानी AFC is equals to TFC डिवाइडेड बाय हमारा जो आउटपुट है। तो एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट को जब मैं हमारे आउटपुट से डिवाइड कर दूंगी। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। कितना आपने प्रोडक्शन किया है तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब सपोज मुझे टोटल जो कॉस्ट है वो निकालना है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है,
तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो मेरे पास होता है स्टूडेंट्स, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अरे भाई इसको क्या हो गया, नो प्रॉब्लम, राइट। सो एएफसी जो मेरे पास होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लगता है इसको भी कॉस्ट का झटका लग गया है, कॉस्ट चैप्टर बोर्ड को भी डिफिकल्ट लग रहा है। ओके तो स्टूडेंट्स एएफसी जो मेरे पास रहता है उसका बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, जब मैं टीएफसी को डिवाइड करती हूँ बेसिकली क्वांटिटी से। तो अगर सपोज मुझे एएफसी और क्वांटिटी गिवन है तो मैं टीएफसी निकाल सकती हूँ क्या, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको इनटू कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एएफसी डिवाइड इनटू आउटपुट। तो इससे भी मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को निकाल सकती हूँ। तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली टीएफसी डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ऐसे आपको याद रखना। तो टीएफसी डिवाइडेड बाय द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, सिंपल। सो एएफसी क्या हो जाता है, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। सिमिलरली एसी क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। एवीसी क्या हो जाएगा, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो मतलब हर एक चीज टोटल कॉस्ट से डिराइव हो सकती है। तो हमने क्या सीखा कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकल जाता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सिमिलरली एवीसी निकल जाता है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, एएफसी निकल जाता है टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। देखो इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टोटल कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा है पूरा। टोटल कॉस्ट के अंदर भी हमारे पास दो चीजें आ रही थी, एक था मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक था मेरे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सिमिलरली अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में भी मेरे पास क्या आ रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दो चीजें मेरे पास आ रही हैं। अब मुझे कैसे कैलकुलेट करना है कि अगर मेरे पास, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, अगर मुझे एएफसी निकालना है तो एएफसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेसिकली टीएफसी डिवाइडेड बाय हमारा आउटपुट। थर्ड मेरे को अगर निकालना है स्टूडेंट्स एवीसी, तो एवीसी क्या हो जाएगा मेरा, बेसिकली टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू का मतलब होता है आउटपुट प्रोड्यूस। तो ये तीन फॉर्मुलेज हैं। अब मेरे को एक सिचुएशन गिवन है, सपोज अ सिचुएशन इज गिवन टू मी वेयर आई हैव टू कैलकुलेट, अगर मुझे ऑलरेडी गिवन है, मुझे एसी गिवन है और मुझे एक तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस भी गिवन है, तो एसी इंटू आउटपुट प्रोड्यूस करूंगी तो डेफिनेटली मुझे टोटल कॉस्ट की तो वैल्यू आई जाएगी ना। तो इस तरीके से आप थर्ड फैक्टर का भी एक तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अभी तक हमने ये सारे फॉर्मूलेस को स्टडी किया है, सो होपफुली यू गेट इट, राइट। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूलेस को याद करना है। तो क्विक मैंने आपको रिवाइज करा दिया, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, क्लियर, ओके। तो स्टूडेंट्स AFC is equals to TFC divided by Q. So let's understand this with a particular schedule. तो इससे पहले हमने टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ा है। मैंने अभी आपको बताया कि AFC क्या होता है, बेसिकली TFC डिवाइडेड बाय Q, और TFC को तो याद हमने करा ही है, ये तो हमेशा सेम रहता है 12 12 12। सो दैट इज वाई आउटपुट जब इंक्रीज हो रहा है, मेरा 0 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है, बिकॉज इट बिल्कुल चेंज नहीं पड़ता, इसको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना आउटपुट बढ़ रहा है घट रहा है, इट डजंट चेंज। सो दैट इज वाई टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा थ्रू आउट हमारा सेम रहता है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो मुझे सिंपल से क्या करना है, फॉर्मूला है TFC डिवाइड बाय हमारा एक तरीके से आउटपुट। सो दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई 12 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आना है, ठीक है। 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2.4 आएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, एक तरीके से टोटल आ गया कि हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहने वाला है। तो हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं किससे, आउटपुट से।
टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं ना आउटपुट से, तो एवरेज आप देखोगे कि कम होता चला जाता है। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज जैसे जैसे आप सामान यूज करते चले जाते हो उसकी जो वैल्यू है कम हो जाती है और आपको पर यूनिट का खर्चा कम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपने कोई एक गाड़ी ली, एक फिक्स कॉस्ट लिया है ना, फिक्स एक्सपेंडिचर है वो हमारे लिए। आपने कोई कार खरीदी तो इनिशियली मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहा है ना, इनिशियली मेरे लिए इन्वेस्टमेंट उतना ही रहा। लेकिन जब आपको डेली बेसिस पे यूज़ करते हो तो आपको उसके पता चलते कि नहीं यार हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच रहा है, टाइम बच रहा है। तो धीरे धीरे आपको जो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो गिरने लगता है और विद प्रोडक्शन उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। क्यों? ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि बिल्कुल किफायती है भाई। सो दैट इज वाई जो मेरे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो टाइम के साथ गिरता है, आउटपुट के साथ गिरता है, क्योंकि जो पर यूनिट कॉस्ट है ना वो कम होने लगता है, पर यूनिट जो खर्चा है वो कम होने लगता है, तो हमें फायदा मिलता है। तभी तो बड़ी बड़ी कंपनीज इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है मशीनरी को खरीदने में। क्यों अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं, क्यों अच्छी मशीनरी लेते हैं? कि आने वाले टाइम पे उन्हें पता है कि जो फिक्स कॉस्ट का जो हमारा पर यूनिट जब मैं कैलकुलेट करूंगी ना तो कम ही आना है, तो फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में। दैट इज वाई वो लोग इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बताता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है, जो पर यूनिट जो खर्चा मेरा आ रहा है वो कम होता चला जाएगा। सो दैट इज वाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप एबीसी अगर एएफसी को हम देखेंगे फिक्स कॉस्ट को वो कम होता चला जा रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा कम नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने पर यूनिट से उसको कैलकुलेट किया ना तब मुझे समझ आया कि हाँ मेरा जो टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो गिर रहा है। क्लियर? तो ये आपका स्केड्यूल हो गया। आपको बस इतना याद रखना है कि एएफसी शुड ऑलवेज बी फॉलोइंग। तो लेकिन एएफसी कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से। ये कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा, बल्कि जो डिस्टेंस कर्व के नीचे है वो हमेशा सेम रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। और ये कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है, बिकॉज टीएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो वो कभी भी एएफसी भी जीरो नहीं होगा। सो यू नीड टू रिमेंबर टीएफसी भी कभी जीरो नहीं होगा और एएफसी भी हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ना टच करता एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को। लेकिन आपने बोला मैम ये तो इनफाइनाइट है, दैट इज वाई जीरो लेवल ऑफ आउटपुट का मैं बात करती हूँ तो एएफसी इसके पास जरूर आ सकता है लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो ऐसे ऐसे चलता हुआ चला जाएगा लेकिन विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्लियर? सो यू नीड टू रिमेंबर कि एएफसी क्या होता है स्टूडेंट्स? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। और एएफसी का जो कर्व होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। ये जो एरिया है, ठीक है, रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है। क्वी तो आपको जल्दी से समझना है, ऐसे ही आपको याद रखना है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? सो बेसिकली व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्टूडेंट्स? अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे बनाऊंगी? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दूंगी एएफसी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आउटपुट, यहाँ पे क्या आएगा एक्स, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा वाई। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? एएफसी। कैसे बनता है? ऐसे, रुको, सो एएफसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग और इसका जो एरिया अंडर है वो हमेशा सेम रहेगा। दैट इज वाई इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोलते हैं। विल नेवर टच एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बिकॉज एएफसी कभी भी टच क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। दैट इज वाई एएफसी कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ऐसे आपको पूरा डायग्राम बनाना है, कर्व बनाना है। क्लियर? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई एएफसी कैन नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस। वैसे मैंने आपको समझा दिया लेकिन एक क्विक रीड कर लेते हैं। सो एएफसी इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट अप्रोचेस बोथ एक्सिस, इट गेट्स नियरर टू देम बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एएफसी कैन नेवर बी जीरो और नेवर टच द एक्स एक्सिस एज टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। जब टीएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता तो एएफसी भी कभी जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, एएफसी कर्व कैन नेवर टच द वाई एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज टीएफसी इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो विल बी एन इनफाइनाइट वैल्यू। तो इनफाइनाइट हो सकता है, जीरो नहीं होगा तो कभी भी टच नहीं करेगा। राइट? इसको स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है,
डन। सो लेट्स अंडरस्टैंड, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया। अब हमें पढ़ना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, TVC डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें क्या बनाना है, सपोज आउटपुट बनाना है और TVC बनाना है, और फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, AVC। इस तरीके का आपका शेड्यूल बनेगा। आउटपुट क्या है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा। TVC मैंने आपको क्या बोला है, 0 रहेगा। 1 इंटू 6 6 कर दो, 2 इंटू 5 10 कर दो, 3 इंटू 5 15 कर दो, 4 इंटू 6 हमारा कितना हो गया 24, एंड 5 इंटू 7 करोगे तो 35। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, बेसिकली TVC को इससे डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 10 को डिवाइड किया 5, 15 को डिवाइड किया 5, है ना। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, पूरा AVC आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा एवरेज, अगर मैं बात करूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कैसे निकलेगा, TVC डिवाइडेड बाय Q। इससे क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। आउटपुट मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 6 10 15 24 35। इसकी ट्रिक भी बता दी है। ठीक है, उसी को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये पूरा अमाउंट आ गया। ये क्या आ जाता है मेरे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो ये किससे क्या निकाल लिया मैंने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका कैसे बनेगा शेप, ये बनेगा स्माइलिंग फेस, ऐसा स्माइलिंग बनेगा। सो AVC विल बी स्माइलिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका कर्व कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यू शेप्ड कर्व है। तो इनिशियली आप देखोगे कि ये इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ा, फिर अच्छे से बढ़ा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि पहले तो अच्छे स्टेज पे था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ने लग गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। डन। सो अगर मैं बात करती हूँ AVC की, वो इनिशियली फॉल करता है, फिर क्या होता है, कांस्टेंट बन जाता है और फिर इंक्रीज होने लगता है। सो इनिशियली falls with the increase in output and after reaching its minimum level it start rising again. That is why एक ऐसा कर्व होता है, ऐसा मुस्कुराता हुआ। ठीक है, so it is obtained by plotting the points. तो AVC जो हमारे पास रहता है U shaped रहता है। ठीक है, and is initially falls then remains constant and then finally increase। ये इंपॉर्टेंट है। इनिशियली क्या होता है, ये फॉल करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर इंक्रीज करता है। ये क्या है, बेसिकली हाउ AVC वर्क्स। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। सो एवरेज टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, अभी मैंने क्या पढ़ा, मैंने दो चीजें पढ़ ली अभी। AFC पढ़ा है, ठीक है, और क्या पढ़ा है, AVC पढ़ा है। ये दो चीजें पढ़ी है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इट इज बेसिकली टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट मेरा होता है TVC प्लस TFC। तो दोनों को जब मैं ऐड करती थी तब मेरे पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू आती थी। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली AFC प्लस AVC। तो अभी तो मैंने दोनों को कैलकुलेट करना सीखा है, AVC भी मैंने कैलकुलेट किया, AFC भी मैंने कैलकुलेट किया। तो जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास AC आ जाएगा ना। तो या तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ या तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, या आप ये भी कर सकते हो कि AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। सो सबसे पहले आप आउटपुट लिखोगे 0 1 2 3 4 5 लिखा। उसके बाद क्या लिखोगे, AFC लिखोगे जो अभी हमने कैलकुलेट किया प्रीवियस अभी स्लाइड्स में। फिर आप निकलोगे AVC। फिर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC। तो दोनों को ऐड किया तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ गया। तो दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ, 12 प्लस 6 किया तो 18 आ गया, 6 प्लस 5 किया तो 11 आ गया, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 3 प्लस 6 होता है अगेन 9, एंड 2.40 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9.40।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक तरीके से AC आ गया। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू AVC एंड ASC। तो हमें पता है कि इसका कर्व भी थोड़ा ऊंचा रहेगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैंने आपको दो कर्व पढ़ाए हैं, कौन कौन से, एक मैंने आपको पढ़ाया है AFC, एक मैंने आपको पढ़ाया है AVC। ये दो कर्व पढ़े। अब हमें देखना है कि कैसे बनेगा। हमने टोटल कॉस्ट जब पढ़ा था हमने देखा था कि जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा था, इन्फ्लुएंस किससे हो रहा था, वो TVC से, राइट। तो सिमिलरली एवरेज का जो कॉस्ट है हमारा, जो उसको किससे इंक्रीज होगा, वो भी इन्फ्लुएंस किससे होगा, AVC से ही इन्फ्लुएंस होगा। दैट इज वाई स्टूडेंट्स इसका जो कर्व बनेगा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। वो कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा कुछ इस तरीके से, वेरी सिमिलर टू AVC। तो AVC मेरा क्या था, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से AVC था, लेकिन ये कुछ इस तरीके से बनेगा AC। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आपका AC बनेगा, इट विल बी मोर देन AVC। क्यों भाई, बिकॉज AC का फॉर्मूला क्या है, AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC। तो भाई जाहिर सी बात है कि AC ज्यादा ही रहेगा दोनों से, बिकॉज ये दोनों का टोटल मिला के AC बन रहा है। सो दैट इज वाई इसका कर्व जो रहता है हमेशा हाईएस्ट से शुरू होता है, ठीक है, गॉट इट, कोई डाउट। अब हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स कि तीनों का कर्व कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये बनाना है, ठीक है, AFC बनाओ, सबसे ज्यादा डाउनवर्ड स्लोपिंग पे आ जाएगा। फिर आपको क्या बनाना है, AVC। AVC क्या होता है, डाउनफॉल पे होता है, कट करता है, आगे बढ़ता है, और हमारा जो एवरेज कॉस्ट रहता है वो तो है ही सबसे ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व बनेगा, ठीक है, समझा दूंगी कैसे बनाना है। अभी इस तरीके से आपका कुछ कर्व बनेगा। अब हमें देखना कि भाई तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, चाहे वो AC हो, चाहे वो AVC हो, चाहे हमारा हो AFC। तो सबसे पहले AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द AVC कर्व, बिकॉज AC क्या है, AVC प्लस AFC, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करते तभी तो हमारा एवरेज कॉस्ट बनता है। फिर क्या होता है, AVC reaches its minimum point at a level of output lower than AC. As the output increases, the gap between AC and AVC curves decreases, but they never intersect each other. AC और AVC भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, भले ही पास आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला आप देख रहे हो कि बढ़ के कुछ ऐसे ही जाएगा, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये दोनों की जो कर्व्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा और ये भी कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच में गैप कम होगा, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और आप देखोगे जो AVC का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आएगा और AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करती हूँ हमारा AVC का, तो AVC का मिनिमम पॉइंट ये है 5, ठीक है, और हमारा AC का मिनिमम पॉइंट है 9। तो आपको 5 पहले आएगा कि 9 पहले आएगा, 5 पहले आएगा। तो आपको याद रखना है कि AVC मिनिमम पॉइंट विल कम बिफोर AC मिनिमम पॉइंट। लिख लो भाई, MCQ में आ जाता है ये, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा, किससे, एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, ये 5 पहले आया, बाद में 9 आया, ओके, यस। तो ये जो मिनिमम पॉइंट हम B देख रहे हैं ना, वो हमेशा पहले आएगा और AC का बाद में आएगा। क्लियर, कोई डाउट। अब देखो इसको बनाना कैसे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो x, यहाँ पे लिख दो y। यहाँ पे क्या लिखोगे, एवरेज कॉस्ट AVC AFC, यहाँ पे लिखा आपने 0। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आउटपुट। सबसे पहले आप बनाओगे स्टूडेंट्स AFC। AFC कैसे रहता है, ठीक है। फिर आप क्या बनाओगे, AVC। AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है, मिनिमम पॉइंट वो किसको कट करता है, AFC को।
तो आप कुछ इस तरीके से बना दो, और एबीसी से और एएफसी से बड़ा क्या रहता है हमारा एसी, तो उसको आप कुछ इस तरीके से बनाओ। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा का पूरा कर्व बन गया। ये जो पॉइंट है इसको बोल दो बी, इसको आप बोल दो कि इसका जो मिनिमम पॉइंट है ये हो गया ए। तो बी हमेशा पहले आएगा, यानी मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी विल कम फर्स्ट एंड इसका मिनिमम पॉइंट एसी का बाद में आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप पूरा कर्व बना सकते हो। गॉट इट? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगी कैसे बनाना है। डन? ओके, सो दिस इज हाउ यू विल मेक योर होल कर्व, जहां पे आपका एसी, एबीसी और एएफसी तीनों इंक्लूडेड रहेगा। ये इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर? तो आपको पता है कि एसी एंड एबीसी के कर्व पास जरूर आएंगे लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। अभी हमने क्या पढ़ लिया, टोटल कॉस्ट डन, एवरेज कॉस्ट डन, साथ ही में टीएफसी एंड टीवीसी डन, एसी में भी एएफसी प्लस एबीसी डन। तो हमने 6 चीजें कवर कर ली। अब हमारे पास क्या बच रहा है, मार्जिनल कॉस्ट, ये बच रहा है। बाकी ये पूरा हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो सबसे पहले जल्दी से आपको लाइक करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल का मतलब हमेशा मैंने बोला समथिंग एक्स्ट्रा, वन एडिशनल यूनिट। जब आप एक और चीज को प्रोड्यूस करते हो तो कितना हमारा खर्चा बढ़ रहा है उसको कैसे पता लगाते हैं हम, marginal cost से। So marginal cost refers to the addition to the total cost when one more unit of output is produced. So we can say that marginal cost is equal to TCN minus TCN minus 1. इसको कैसे याद रखते हैं, मैंने क्या बोला है, TC लिखो माइनस TC लिखो, फिर N माइनस 1 लिख दो, यहाँ पे लिख दो MCN, N minus 1, N minus 1. So it is basically total cost minus total cost N minus 1. ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट्स मार्जिनल कॉस्ट का ये पूरा फॉर्मूला है हमारे पास। रुको अच्छे से बनाती हूँ मेरे को। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ टोटल फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर। एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एमसी हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, टीसी हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? There is also one more way of calculating marginal cost. Marginal cost कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली change in total cost divided by change in the हमारा आउटपुट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक और फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया था, चेंज इन यस समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। वन, so let's take an example to understand the whole criteria, right? तो सबसे पहले आउटपुट 0 1 2 3 4 5, फिर हमें लिखना है टीवीसी और टीएफसी को हमें कंपेयर करना है। टीएफसी क्या रहता है मेरा, हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द आउटपुट 12 12 12 12 12। फिर टीवीसी क्या हो जाएगा, हमने याद किया था 0 6 10 15 24 एंड 35। फिर हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, दोनों को ऐड कर दूंगी मैं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला रहता है, TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल कॉस्ट की जरूरत है। और टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है मेरा, बेसिकली TVC प्लस TFC। तो इसलिए मुझे TVC और TFC लिखने की जरूरत है, फिर मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, TVC, फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, TFC, फिर दोनों को ऐड करना है तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया। यहाँ तक तो सारी चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया है ही नहीं, राइट? सो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, 0 प्लस 12 12, 6 प्लस 12 18, 10 प्लस 12 इज 22, 15 प्लस 12 इज 27, 24 प्लस 12 इज 36 एंड 35 प्लस 12 हो जाएगा 47। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, टोटल कॉस्ट। और हमेशा मैंने क्या बोला है, जब भी मार्जिनल निकालते हैं हमेशा ऐसे चलो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। सो हाउ यू गोइंग टू रिमेंबर, पहला वाला तो कुछ आता ही नहीं है, राइट?
18 को अगर मैं 12 से माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ गया 6, 22 को मैं 18 से माइनस करूंगी तो आ गया 4, 27 को मैं 22 से माइनस कर रही हूँ तो 5, 36 को माइनस कर रही हूँ 27 को तो आ गया 9, और 47 जो है मेरे पास 36 को मैं 47 से माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आ गया 11 आ गया। तो आप इस वैल्यू को इससे सबट्रैक्ट करते हो, तो आप जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसको सबट्रैक्ट करते हो ऊपर वाली वैल्यू से, इसलिए हम इसको ऐसे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको इससे सबट्रैक्ट करने लग गई तो ये तो माइनस मानने लगेगा, तो ये नहीं करना हमें। तो हमेशा आपको समझना है कि हमें 12 को हमें सबट्रैक्ट करना है 18 से, 18 को सबट्रैक्ट करना है 22 से, 22 को सबट्रैक्ट करना है 27 से, है ना। सिमिलरली आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि उल्टी हमें चलना है कि हमें 18 को 12 से माइनस किया, 22 को 18 से माइनस किया, 27 और 22 का सबट्रैक्शन किया, 36 27 का कंपैरिजन किया, 47 और 36 का कंपैरिजन किया, तब जाके मेरे पास ये पूरा आ जाएगा। तो इट इज बेसिकली 18 माइनस 12 6 हो गया, 22 माइनस 18 4 हो गया, 27 माइनस 22 5 हो गया, 36 माइनस 27 9 हो गया, और 47 माइनस 36 11 हो गया। तो इस तरीके से आप सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या आ गया मेरे पास एक तरीके से स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो एक तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट n डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट n माइनस n। वी हैव वन मोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट TVC से भी इन्फ्लुएंस रहता है। सो TVC n माइनस TVC n माइनस 1। क्यों? बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रह रहा है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो दैट इज वाई हम लोग TVC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि कितना आउटपुट में चेंज आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैंने 6 से 0 को माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया 6, 10 से 6 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4, 15 को 10 से माइनस किया तो आ गया 5, 24 को 15 से माइनस किया तो आ गया 9, और 35 को 24 से माइनस किया तो मेरे पास आ गया 11। तो सेम ही तो वैल्यूज आई हैं, कहाँ डिफरेंस है? तो मतलब दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली, फटाक से खटाक से। डन कि नहीं डन? तो दो कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं भाई? मैम ने अभी तक कौन कौन सी कहानी पढ़ा दी। मार्जिनल कॉस्ट को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं? एक मैं टोटल कॉस्ट से याद रख सकती हूँ, ठीक है, और एक मैं याद रख सकती हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। दूसरा कलर लेंगे अब अपन, ठीक है। सो अगर मैं बात कर रही हूँ टोटल कॉस्ट की, यस, टोटल कॉस्ट से कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, और यहाँ पे भी n आएगा। और TVC से अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TVC n माइनस TVC n माइनस 1। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी जल्दी जल्दी, खटाक से फटाक से, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई मार्जिनल कॉस्ट की। अब आपने स्केड्यूल बना लिया, अब आप नोटिस करो कि हमारे पास क्या अमाउंट आ रहा है, कि क्या हो रहा है कि इनिशियली तो ठीक है हायर लेवल पे इंक्रीज है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि पहले ये इधर था, ठीक है, हाई लेवल पे था, फिर थोड़ा कम हुआ, और फिर बढ़ा, और फिर बढ़ा। तो बेसिकली टिक मार्क जैसा हमारे पास कुछ आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ज्यादा गैप है नहीं, ज्यादा नहीं घटा। वो क्या हुआ कि 6 था, 6 से थोड़ा सा 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर बढ़ने लग गया। सो दैट इज वाई ये जो आपका रहेगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा MC का कर्व। देखते हैं ऐसे ही बन रहा है क्या? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे था वो, ठीक है, थोड़ा सी तो फॉल हुआ है, फिर वो बढ़ने लग गया। सो दैट इज वाई जो MC का कर्व होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है, आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट, यहाँ पे आपने लिखा x, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे आप लिख दोगे मार्जिनल कॉस्ट। तो फिर क्या किया, 6 से 4 हुआ, फिर 5 होके 9 हुआ, फिर 11 हो गया। तो ये क्या हो जाता है मेरा मार्जिनल कॉस्ट। आपको एक और पॉइंट में याद रखनी हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट जो है हमेशा ना मिनिमम पे ही कट करेगा दूसरे कर्व को। सो व्हेनेवर द अदर कर्व इज एट मिनिमम, तभी वो कट होगा। क्यों बोल रही हूँ, अभी आने वाले उसमें हम समझने वाले कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लेकिन आपको याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट क्या रहता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली टिक मार्क जैसा इसका रहता है पूरा का पूरा कर्व, और ये हमेशा दूसरे कर्व को मिनिमम पे ही कट करेगा। क्लियर? तो आपको ऐसे बनाना है,
यहाँ पे लिखोगे आउटपुट जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा x, यहाँ पे लिखा आपने y, यहाँ पे आपने लिख दिया मार्जिनल कॉस्ट और ये कर दिया आपने टिक, बस बन गया, ठीक है। एरोज क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट कि कैसा कर्व रहता है मार्जिनल कॉस्ट का। फ्री हैंड कर्व्स बनाना इज द की इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जब तक आप फ्री हैंड कर्व्स नहीं बनाएंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आपको खुद समझ आने लगेगा ना कि कैसे चल रहा है तो सब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, जल्दी से बता दो। हमने पहले पढ़ा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या पढ़ा, TFC प्लस TVC। फिर मैंने पढ़ाया आपको एवरेज कॉस्ट। हमने क्या पढ़ा, AFC प्लस AVC। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ाया है। वो कैसे होता है, उसका होता है TCN माइनस TCN माइनस 1 या TVCN माइनस TVCN माइनस 1। तो बेसिकली मैंने कौन कौन सी चीज़ें मेनली पढ़ी हैं, टोटल कॉस्ट, TFC, TVC, AC, AFC, AVC एंड MC। तो हमने टोटली 7 चीज़ें पढ़ी हैं। अब इन 7 चीज़ के बीच में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा और सारे कॉम्बिनेशंस को हम कंपेयर करेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले आपको देखना कि कर्व कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे बना दूं क्या साइड में, चलो सबसे पहले हमें समझना है स्टूडेंट्स, रुको, ठीक है। इसके मैं बिल्कुल आजू बाजू आपके लिए पूरे कर्व्स बना दूंगी, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एवरेज का बना देती हूँ एक जगह, और एक जगह मैं आपको पूरा मार्जिनल कॉस्ट का बना देती हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ टोटल कॉस्ट TFC एंड TVC की, पहले वाले की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है मेरे पास, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, 0 से शुरू होने वाला होता है मेरे पास TVC, और TFC से शुरू होने वाला होता है टोटल कॉस्ट। यहाँ पे आप लिख दो आउटपुट, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, और यहाँ पे आपने लिख दिया टोटल कॉस्ट TVC एंड हमारा हो जाएगा TFC। ये क्या होता है, दीज आर द कर्व्स फॉर टोटल कॉस्ट। समझ आया। अब मैं क्या बनाऊंगी, एवरेज कॉस्ट का बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट, यहाँ पे x एक्सिस एरो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे आपने अगेन y एक्सिस बना दिया। सबसे पहले क्या बनाओगे, AFC, फिर मिनिमम पे क्या कट करेगा, AVC, फिर इनसे सबसे ऊंचा कौन सा रहेगा, एवरेज कॉस्ट। फिर मैं आपके लिए बना देती हूँ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, सिर्फ टिक मार्क कर देना है, बन गया मार्जिनल कॉस्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैंने पूरा समराइज कर दिया अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, जल्दी से। डन, क्लियर। अब इन सारे कर्व्स के बीच में क्या रिलेशन होता है हमें उसे पढ़ना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये वाला पार्ट डेफिनेटली आपको अपने पेपर्स में कहीं ना कहीं दिखेगा ही, तो स्किप नहीं करना है। अभी मैंने इंडिविजुअली आपको हर एक चीज समझाई है, अब सारी चीजों को कंबाइन करके हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, लेकिन अगर आपने हर एक पॉइंट पे ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। कौन कौन से हैं, 7 चीजें हमने पढ़ी है। एक तरीके से एवरेज कॉस्ट है ना, सो AC एंड MC, AVC एंड MC, AC, AVC एंड MC, AC, AVC, TC, MC, TVC एंड MC। लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होने वाला है। सारी की सारी चीजें हमें फिर से कंबाइन करके पूरे अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को फिगर आउट करना है कि दोनों कर्व्स के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर, सिर्फ इतना सा पार्ट है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समझो ओवर है, ठीक है। लेकिन ये जान है इस चैप्टर की। तो ये जो है पूरे पॉइंट्स आप देख रहे हो, डेफिनेटली इसमें से कोई ना एक आपके एग्जाम में होगा ही होगा। आज से 3-4 साल पहले जब माइक्रो मैक्रो साथ में लिया जाता था, सबसे बड़ा नाइटमेयर नेशनल इनकम के बाद यही वाला चैप्टर होता था सबके लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत बड़ा सरदर्द है, याद रखना भी बड़ा सरदर्द है। तो फ्री हैंड कर्व्स इज द ओनली वे ऑफ डूइंग दैट। फाइन, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको रिलेशनशिप सीखने, आपको फ्री हैंड कर्व्स कैसे बनाने आने चाहिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स
आपको याद रखना है, जब मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बता रही थी मैंने क्या बोला था, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मिनिमम पे ही कट करता है। तो मतलब आपने लिखा यहाँ पे 0, यहाँ पे आपने लिखा आउटपुट, यहाँ पे आपने एरो बना दिया, यहाँ पे आपने एरो बना दिया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, यहाँ पे आपने y लिख दिया, उल्टा y लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या बनाना है हमें, AC एंड MC, सो हमें यहाँ पे लिख दिया AC एंड MC। एवरेज कॉस्ट को अगर मैं बात करूं कैसे बनता है, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट का हो गया। और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मिनिमम पे कट करता है, ये मैंने आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया है? तो इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, ये है मिनिमम पॉइंट, तो आप यहां से कट करोगे तो ये हो गया MC, बन गया कर्व, MC और AC का हमारा कर्व बन गया। अब आपके पास ये कर्व बन गया तो आपको पूरा रिलेशनशिप समझने में कितनी आसानी होगी अभी मैं बताती हूँ। इसमें आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फ्री हैंड कर्व से समझ सकते हो, ठीक है। तो फ्री हैंड कर्व से आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सो बोथ AC एंड MC आर डिराइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। क्यों? बिकॉज एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली TC डिवाइडेड बाय Q, और मार्जिनल कॉस्ट का भी क्या होता है, TCN माइनस TCN माइनस 1। तो दोनों कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट से ही डिराइव हो रहे हैं। तो पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, दैट बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। फिर क्या है, बोथ AC एंड MC कर्व आर यू शेप्ड कर्व्स, दोनों ही यू शेप्ड है। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो क्या बोलता है कि इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग स्पीड पे, फिर डिक्रीजिंग स्पीड पे, और फिर इंक्रीज हमारा होके फॉल करने लगता है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन देम कैन बी बेटर इलस्ट्रेटेड विद फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। तो शेड्यूल और डायग्राम से हम समझ सकते हैं। आपको अगर पेपर में आता है तो जरूरी नहीं आप शेड्यूल बनाओ, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का रहा है, डायरेक्टली आप ये बनाओ स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसको बनाइए, कैसे बनाना मैंने अभी आपको समझाया है, आपको वैसे ही इसको बनाना है। क्लियर? जल्दी बनाओ। डन? ओके। तो सबसे पहले आप बनाओगे आउटपुट, सेम स्केड्यूल चल रहा है, ठीक है। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 बनाया। फिर क्या बनाओगे आप, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या रहता है मेरा, TVC प्लस TFC, तो मैंने इसको ऐड किया, ये बन गया। टोटल कॉस्ट से मैं डिराइव कर सकती हूँ, पहला पॉइंट क्या था, दैट बोथ AC एंड MC आर डिराइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला है मेरा, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमारा आउटपुट। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे निकलता है दैट TCN माइनस TCN माइनस 1, इस तरीके से निकलता है। सो बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ गई और हमारे पास एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। फिर से बना रही हूँ, सीख लो कैसे करना है। जितनी बार बनाओगे ना उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे क्यों याद है, मैं क्यों तुरंत देख के बस सीधे बनाने लग जाती हूँ, बिकॉज उसको रेगुलर बेसिस पे मैंने बहुत बार बनाया है। तो आपके साथ भी सेम चीजें होंगी, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आप बना दो एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट। फिर जहां पे मिनिमम हो वहां से आप MC को वैसे कट कर देना। ये क्या बन गया मेरे पास, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कर्व बन गया। अब हमने सबसे पहले देखना है कि इनिशियली अगर आप देख रहे हो कि एवरेज कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, ऊपर है ना इसका कर्व। एवरेज कॉस्ट क्या है, बेसिकली एवरेज कॉस्ट क्या है, इट्स मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन आप ये देख रहे हो कि AC बड़ा तो जरूर है मार्जिनल कॉस्ट से, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट तो देखो यहाँ तो बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज कॉस्ट तो मेरा यहाँ घट रहा है। तो भले ही एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन जो मेरा एवरेज कॉस्ट है वो फॉल कर रहा है। तो इस वाले पोर्शन में आप देख सकते हो दैट एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट बट इट इज कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए, ये दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन आप ये वाला देखो, यहाँ पे भी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आप देखो 18 11 9 AC जो है कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल किया लेकिन फिर बढ़ने लग गया। तो मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरीके से हुआ और AC हमारा क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये जो कर्व बढ़ रहा है ना मार्जिनल कॉस्ट का, ये प्रूफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्ट अब इंप्रूव होना शुरू हो गया है। तो मतलब इनिशियली क्या होगा कि एवरेज कॉस्ट बड़ा जरूर होगा मार्जिनल कॉस्ट से, लेकिन AC फॉल कर रहा होगा। सो दैट इज व्हाई इनिशियल स्टेप क्या कहता है, दैट एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट बट AC फॉल्स। क्लियर? ये समझ आया?
सेकेंड फेज क्या आता है, हमने क्या देखा कि हमारा एवरेज जो कॉस्ट है वो तो गिरता चला जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा गिरा लेकिन उसने तुरंत रफ्तार पकड़ ली। अब ये वाला फैक्टर आप देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो कि दोनों में आप देख सकते हो दोनों कॉमन हो गए, मतलब एक तरीके से इक्वल हो गए। MC इज इक्वल्स टू AC, कौन से वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे। हियर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। और उसके बाद क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ने तो भाई रफ्तार पकड़ ली। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 से पूरा 11 हो गया, और ये 9 से क्या हुआ है 9.4, मतलब दोनों एक तरीके से बड़े जरूर हैं लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा स्पीड में बढ़ा है। दैट इज वाई यहाँ पे आप बोलोगे कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन AC। जरूर AC से बड़ा लेकिन AC पीछे नहीं है, AC इज ऑल्सो राइजिंग। ये आपको याद रखना है। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी। ये 3 फेजेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन? तो सी अगेन सेम चीज आपको यहाँ पे दिखिए, पूरा आपके पास डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से। अभी जो मैंने आपको बताया था, पहला जो फेज होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट होता है बड़ा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, लेकिन AC फॉल कर रहा होता है। सेकेंड जो स्टेज आता है मेरे पास वो रहता है जब AC इज इक्वल्स टू MC। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे है। फिर इसके बाद एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगता है और मार्जिनल कॉस्ट तो इंक्रीज कर ही रहा है। दैट इज वाई थर्ड पॉइंट क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, लेकिन AC भी हमारा कहीं ना कहीं राइज कर रहा है। तो आपको दोनों को कंपेयर करना है और AC की सिचुएशन बतानी है। यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन एवरेज कॉस्ट के साथ क्या हो रहा है, वो फॉल कर रहा है। दूसरा स्टेज क्या है, AC इज इक्वल्स टू MC, लेकिन एवरेज कॉस्ट की क्या कंडीशन है, वो मिनिमम पे है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, लेकिन एवरेज कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों को कंपेयर करना है और एवरेज कॉस्ट की सिचुएशन बतानी है। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से। डन? ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है वो डिपेंड करता है किस पे, मार्जिनल कॉस्ट पे। सो व्हेन NC कर्व लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट इट पुल्स द लेटर डाउन। तो जब मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहता है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट है, और ये मेरे पास क्या है, MC है। तो क्या हो रहा है, ये एक तरीके से पुल कर रहा है एवरेज कॉस्ट को भी। व्हेन MC जो हमारा MC कर्व है लाई अबव AC इट पुल्स द लेटर अपवर्ड्स। फिर जब MC कर्व ऊपर होने लगता है तो AC भी ऊपर होने लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एवरेज कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट है, मार्जिनल कॉस्ट पे वो डिपेंडेंट है। क्लियर? तो MC एंड AC आर इक्वल व्हेन MC इंटरसेक्ट AC कर्व। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली MC इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, कोई डाउट? ये वाला पूरा पार्ट समझ आया आप सभी को? दिस इज ऑल्सो डन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, डन? सो वी कैन से दैट कैन AC फॉल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैन AC fall when MC is rising? अब इसको कैसे करेंगे मैम, नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आया ना, सबसे पहले यही बना लो। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यस अगर हम बात कर रहे हैं कि AC fall when MC is rising, तो यहाँ पे MC राइज कर रहा है लेकिन AC तो फॉल कर रहा है। तो हम तो ये बोल सकते हैं, क्योंकि पहला वाला क्या पार्ट है कि AC इज ग्रेटर देन MC, लेकिन कहीं ना कहीं AC फॉल कर रहा है। तो पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है। सो दैट इज व्हाई AC कैन डेफिनेटली फॉल व्हेन MC इज राइजिंग, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या है, लेस देन AC, और अभी उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया जहाँ पे MC और AC इक्वल है। तो जब तक MC और AC इक्वल नहीं होता उसके पहले क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट तो हमारा फॉल हो ही रहा है। सो ऑफ कोर्स MC is rising, however it is possible only when MC is less than AC. It means that as long as MC curve is below the average cost curve, AC will fall. ठीक है? And even if MC is rising, we can say that we move from 2 units to 3 units.
AC फॉल करता है, इट हैपेंस बिकॉज ड्यूरिंग दिस MC इज लेस देन AC। तो आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है AC से, लेकिन वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे AC कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। दैट इज वाई AC कैन फॉल व्हेन MC इज राइजिंग। जब यहाँ पे वो राइज कर भी रहा है तो AC कंटिन्यूसली फॉल हो ही रहा है। तो उसकी कंडीशन क्या है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, लोअर रहना चाहिए AC से। सो कैन AC राइज व्हेन MC इज फॉलिंग। अब सेम सिचुएशन उल्टा पूछ रहे हैं वो। तो ये आपका कर्व हो गया कुछ इस तरीके से। अब क्या बोल रहे हैं, कैन AC राइज, क्या AC राइज कर सकता है व्हेन MC इज फॉलिंग। तो जब MC फॉल कर रहा है तो AC भी तो फॉल ही कर रहा है, वो कौन सा इंक्रीज हो रहा है। तो भाई ये तो गलत हो गया, बिकॉज बोथ आर फॉलिंग। AC कैन नॉट राइज व्हेन MC इज फॉलिंग, बिकॉज व्हेन MC फॉल्स AC विल ऑल्सो फॉल। दोनों तो साथ में ही गिर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन पढ़ा दिमाग की बत्ती मेरी गुम हो गई, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बनाया ग्राफ, कर्व बनाया फ्री हैंड वाला, बिना किसी स्केड्यूल के, ऑब्जर्व किया और पता लगा लिया कि भाई इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। सो व्हाट इज कॉस्ट। अब बताइए व्हाट इज कॉस्ट, हमने इतना पढ़ लिया। सो कॉस्ट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेड इनटू, हम बोल सकते हैं दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। These are the resources used by a firm, are limited in nature and thus require efficient allocation to maximize the firm's profit. Clear? Quickly take a screenshot of it. Basically definition है cost की. Okay. So cost of labor हो सकता है, capital हो सकता है, ये सारी चीजें. Don't worry about this. तो अभी हमने AC और MC का पूरा रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फेज 1 हमारा क्या होता है, जब AC इज ग्रेटर देन MC, लेकिन AC फॉल कर रहा होता है। सेकेंड फेज होता है व्हेन MC इज इक्वल्स टू AC, लेकिन AC हमारा मिनिमम पे होता है। थर्ड फेज होता है व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC, लेकिन AC राइज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दूसरा स्केड्यूल भी है, उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। सारी चीजों को पढ़ चुके हम अभी, ठीक है। यस, दिस इज ऑल डन। अभी हमने इसको सारी चीजें पढ़ी। देखो ये बार बार इसलिए क्यों आ रहा है, बिकॉज ये 2 बार इसके क्वेश्चंस इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एक जो पोर्शन है इसका पहले वाले पार्ट में कवर हुआ है और सेम पोर्शन को फिर से रिलेशनशिप में ही पढ़ाया गया है, जो हम ऑलरेडी आपको कवर कर चुकी है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइज इट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप आ रहा है, इट इज द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC। तो इसका भी सबसे पहले मैं बना दूंगी कर्व। यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा आउटपुट, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y और यहाँ पे क्या लिखा ABC एंड MC, ठीक है। तो अगर मैं ABC की बात करती हूँ वो कैसा होता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जहाँ पे लोएस्ट हो वहाँ पे कट कर देगा इसको MC। ये क्योंकि मैंने मैम ने सिखाया है कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा तभी कट करेगा दूसरे कर्व को जब वो मिनिमम पे हो। अब इसके भी 3 फेजेस होंगे, ठीक है, डू नॉट वरी, जैसे AC का था सेम ABC के साथ भी होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें, ABC की अगर बात करूँ और MC की बात करूँ, दोनों ही हम लोग TVC से निकाल सकते हैं, क्योंकि ABC कैसे निकलता है, TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, और MC कैसे निकल सकता है, TVCN माइनस TVCN-1। तो दोनों ही कहीं ना कहीं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव हो सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन दोनों ही यू शेप्ड रहते हैं। सेम चीज है जो हमने अभी एवरेज कॉस्ट में पढ़ा ना, डिट्टो सेम आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में मिलने वाला है। क्यों, बिकॉज AC और ABC इन्फ्लुएंस्ड है एक दूसरे से। क्लियर, समझ आया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको मैं इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग। डन। So to understand the whole relationship better, let's take an example. सबसे पहले आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, फिर आप लोगे TVC, फिर आप लोग लोगे ABC और उससे क्या कैलकुलेट कर लोगे, MC। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना कैसे ABC कैलकुलेट करना है, कैसे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमने देखा कि सबसे पहले आप इसमें भी देखोगे स्टूडेंट्स कि दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज 0 लेवल पे 0 हमने कंसीडर किया है। ओके, अब बात आती है पहले फेज की। यहाँ पे भी क्या होगा, ABC विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट,
आप देख सकते हो कि एवरेज कॉस्ट यहाँ पे और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे, दोनों ही पहले क्या हो रहा है, एक तरीके से एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एमसी। लेकिन क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवीसी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, लेकिन एमसी फिर भी बढ़ने लग गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेकिन एवीसी फॉल कर रहा है, सेम है जैसे अभी पढ़ा है। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड सिचुएशन क्या है मेरे पास कि यहाँ पे एवीसी क्या है, इज इक्वल्स टू एमसी, ये वाले पॉइंट पे। लेकिन क्या है, एवीसी मिनिमम पे है। जो अभी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस देखा है ना, सेम है, बस एवरेज कॉस्ट की जगह एवीसी लिख दिया है, ठीक है। और थर्ड क्या है मेरे पास, मैं देख सकती हूं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन एवीसी भी राइज कर रहा है। यहाँ पे भी एवीसी राइज कर रहा है और मार्जिनल कॉस्ट भी राइज कर रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, एवीसी उतनी स्पीड में इंक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन हो तो सेम चीज रही है ना, जो हमने एसी में पढ़ा है, सेम है दोनों में, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बस हाँ नाम चेंज कर दिया है, रिलेशनशिप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इनिशियली क्या होगा, एवीसी विल बी ग्रेटर देन, आप देख सकते हो कि जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ने तुरंत फुर्ती से उठना शुरू कर दिया, लेकिन ये अभी भी गिर ही रहे हैं। दैट इज वाई एवीसी इज ग्रेटर देन एमसी, लेकिन कहीं ना कहीं एवीसी अभी भी फॉल कर रहा है। सेकेंड सिचुएशन जब आती है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, व्हेन एमसी इंटरसेक्ट एवीसी, या मैं बोल सकती हूँ एमसी कट एवीसी एट इट्स मिनिमम, तो उस पॉइंट पे क्या बोलते हैं, एवीसी इज इक्वल टू एमसी और एवीसी हमारा मिनिमम हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो मेरे पास आता है, दैट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन एवीसी, इसके पॉइंट के बाद तो मार्जिनल कॉस्ट डेफिनेटली एवीसी से बड़ा है, लेकिन दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि एवीसी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो कि एवीसी 6.5 से 8 हो गया, 9 से 14 हो गया। ऑफ कोर्स 9 से 14 हुआ तो ये जो 5 का डिफरेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ये 2.5 का डिफरेंस, उससे डबल हुआ है। सो दैट इज वाई एमसी का स्पीड ज्यादा है, एवीसी भी बढ़ रहा है लेकिन थोड़ी स्लो स्पीड पे, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। दैट इज हम इसको क्या लिखते हैं कि एवीसी इज राइजिंग। क्लियर, समझ आया? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ। तो सबसे पहले क्या होगा, एमसी इज लेस देन एवीसी, जो भी मैंने आपको बताया पूरा सेम चीज है कि सबसे पहला पॉइंट है कि एवीसी इज ग्रेटर देन एमसी, एवीसी विल फॉल, ठीक है, पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि एवीसी शुड बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और जो मेरा एवीसी रहेगा वो मिनिमम रहेगा। थर्ड जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है शुड बी लेस देन मार्जिनल कॉस्ट और एवीसी हमारा राइज करेगा। बस इतना लिख लो, इतना समझ लो, उससे ज्यादा ना पढ़ने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है, खुद को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर? ओके, so beside AVC and MC both increases, but as compared to AVC and MC, MC ज्यादा स्पीड में बढ़ता है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमने क्या पढ़ लिया, AC भी पढ़ लिया और MC भी पढ़ लिया, AVC और MC भी पढ़ लिया। अब तीनों को कंबाइन कर दो, कैसे करोगे, हाउ विल यू मेक इट? हमें क्या पता है, इसको आप ऐसे बना लो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आप लोग बनाओ AVC, ठीक है, फिर आप बनाओगे एवरेज कॉस्ट, और आपको क्या पता है, कुछ चीज मैंने आपको रिवाइंड कराई थी कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा उसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो पहले आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलती हूं ठीक है, वो पहले आएगा एवीसी का यहाँ पे और एसी का यहाँ पे आ रहा है, ये मिनिमम पॉइंट है। तो एमसी इसको कब कट करेगा, उसके मिनिमम पे, तो एमसी पहले एवीसी को कट करेगा और फिर कट करेगा हमारे एसी को, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे क्या बन गया, तीनों का कर्व बन गया। तो सेम चीजें कंबाइन होगी। इनिशियली क्या होगा स्टूडेंट्स, इनिशियली क्या होगा कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट होगा या मैं बात करूं एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा, दोनों ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन दोनों ही फॉल कर रहे होंगे, एसी एंड एवीसी विल फॉल, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, सेकेंड सिचुएशन ये होगी जब क्या होता है, एसी एवीसी इज इक्वल्स टू एमसी, फिर होगा हमारा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एमसी। फिर क्या होगा जी, दोनों किस पे होंगे,
both AC and ABC will be minimum. और जो थर्ड पॉइंट मेरे पास आएगा, when क्या होगा, when MC is greater than ABC and AC and both AC and ABC will rise. फाइन, तीनों को बस कंबाइन करना, तो वो मैंने कर दिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। तो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसे देखो। अब देखो, आप बोल रहे हो मैम ये कैसे शुरू हुआ, बेसिकली हमने ये वाला जो पॉइंट लिया ना, इसकी वजह से। आप चाहो तो जरूरी नहीं आप ऐसे लो, आप एवरेज कॉस्ट को ऐसे ले लो, एवीसी को आप ऐसे ले लो, और हमारा मार्जिनल कॉस्ट को आप ऐसे ले लो। सही है वो भी, चिंता मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, यहाँ पे हम तीनों, इन तीनों को आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे हमारा ये कम हो रहा है, एवीसी भी कम हो रहा है, एमसी भी कम हो रहा है। फिर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये 11 से 9 हुआ, ये थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो गया, ये 6 से 5 फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, और एमसी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से 5 से 9 हो गया। तो एमसी जो होगा ना, उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमेशा उससे ज्यादा ही होगी। क्लियर। तो इसलिए आप देख सकते हो कि वो इस तरीके से राइज हो रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। डन। सो पहले आपको देखना है, when MC is less than both AC and AVC, they both fall with the increase in output। जो मैंने आपको बताया कि जब AC and AVC are greater than marginal cost, ठीक है, AC and AVC fall। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से लिख रही हूँ ताकि अपने कॉपीज में भी एग्जैक्टली ऐसे लिखो। सेकंड क्या होगा, सेकंड चीज ये है कि एवरेज कॉस्ट एंड एवीसी विल बी इक्वल टू एमसी। और ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन एसी आर मिनिमम। फिर होगा हमारा थर्ड पॉइंट, AC एंड AVC आर लेस देन मार्जिनल कॉस्ट बट विल राइज। तो ये तीन हमारे क्या है, फेजेस है जो हमें एग्जैक्टली ऐसे याद रखने हैं। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, when MC is less than both AC and AVC they both fall with an increase in output। तो जब क्या हो रहा है कि MC कम है किससे, AC और AVC दोनों से, लेकिन क्या होगा, AC और AVC दोनों फॉल कर रहे होंगे, जो हमने AC और AVC के केस में पढ़ा है। सेकेंड क्या है, when MC becomes equal to AC and AVC both become constant and are minimum। ठीक है, क्या लिखा है, दैट MC curve cuts the AC and the AVC curve at its minimum points। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, MC is more than both AC and AVC। उससे बड़ा तो जरूर होगा MC, लेकिन ऑफ कोर्स AC और AVC भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है। ये वाला कर्व हमने देखा है ना, रुको इसको लिख लिया सभी ने, हटा दो मैं पक्का, ठीक है। ये देखो कि MC यहाँ पे इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन साथ में AC और AVC भी बढ़ रहा है। और कभी भी AC और AVC कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इनके बीच में क्या है, AFC है। ठीक है, इनका डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, दोनों पास जरूर आएंगे, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सपोज ये मेरा एवरेज कॉस्ट है और ये मेरे पास AVC है, तो ऑफकोर्स ये दोनों पास जरूर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर। So they will never intersect each other. So just take a screenshot of this and then we will start the fourth one. Okay students, so this is done. तो अभी हमने क्या समझा, AC, AVC और MC के बारे में समझा कि उनके किस तरीके से कर्व्स रहते हैं। देखो याद रखना है आपको कि अगर आपको फ्री हैंड कर्व्स अगर ये बनाने आ गए
तो डेफिनेटली आप पूरा का पूरा चैप्टर आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे आप देख सकते हो एसी एंड एवीसी दोनों में सेम चीज रिपीट हो रही है। हमने पहले एसी और एमसी को कंपेयर किया, ठीक है, फिर मैंने एवीसी और एमसी को कंपेयर किया, तो ये दोनों सेम है। क्यों? बिकॉज एसी ही तो एवीसी को कभी ना कभी हम बोल सकते हैं दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। एवीसी क्या होता है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है एवरेज कॉस्ट को। दैट इज वाई दोनों को आप जब रिलेशनशिप कंपेयर करोगे ना तो भी आपको सेम ही लगेगा, राइट। सो दैट इज आपको ये याद रखना है। बड़े आगे चलो, फोर्थ वाला जो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी, ठीक है। फोर्थ वाला अगर हम देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी, एसी कैसे रहता है, एवीसी कैसे रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रही थी, अभी बताया वैसे मैंने, ठीक है, कि एसी और एवीसी कभी भी पास आ सकते हैं लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ टीसी और टीवीसी की, वो लोग कभी भी पास भी नहीं आते। क्यों? देखो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड क्यों है? बिकॉज वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन हमने देखा जो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका कर्व कैसे रहता है, ऐसा रहता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तो भाई गिरता रहता है, तो इसलिए वो कभी भी जैसे जीरो नहीं हो रहा, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास जरूर आ सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एवीसी कैन डेफिनेटली डिक्रीज। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यस, सो वी हैव टोटल 6 पॉइंट्स इन इट। अगर मैं बात करती हूँ उसके कर्व की, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, एंड देन वी हैव AC एंड AVC, ठीक है। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले आप हंसता हुआ चेहरा बना दीजिए AVC और इसी के थोड़े ऊपर से आप बना दीजिए AC। तो ये हम दोनों का क्या बन गया, एक तरीके से AC और AVC का बन गया कर्व। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवीसी की। तो AC इज ग्रेटर देन एवीसी। हमने अभी देखा कि पहला वाला पॉइंट कि हाँ बिल्कुल AC तो ग्रेटर देन एवीसी होगा ही। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स AC इज इक्वल्स टू बेसिकली AVC प्लस AFC, दोनों को ऐड करके ही तो हमारा एवरेज कॉस्ट आता है। तो अपने आप से जाहिर सी बात है जब ये चीज़ इसमें इंक्लूडेड ही है तो ये चीज़ तो बड़ी होगी ना। सो दैट इज वाई एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर दैन AVC। क्लियर? एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू AFC। ये कितना चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, बेसिकली AFC। क्लियर? So with an increase in the output, the vertical distance between AC and AVC curve continues to fall. It is because of the gap between them which is equals to ABC and continues to decline with an increase in output. जब मेरा average fixed cost भी गिरता चला जाता है, इसलिए तभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारा जो AC और AVC है वो भी कहीं ना कहीं पास आते चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एज AFC कर्व नेवर बी जीरो, AC एंड AVC कर्व के नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं सकते बिकॉज AFC कभी जीरो नहीं हो सकता। जो सेम चीज़ अभी मैंने आपको बताया, सिमिलरली सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्विकली इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी कॉपीज में लिखना है, फ्री हैंड कर्व बनाना है। क्लियर? जल्दी से करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, पहले बता। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से अगर आप फ्री हैंड कर्व्स बनाना सीख गए, आपको सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। डन? तो क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले क्या होगा, AC शुड बी ग्रेटर देन, AC शुड बी ग्रेटर देन, अगर मैं बात करती हूँ AVC, क्योंकि सिंपल सी बात है AVC इंक्लूडेड रहता है AC में, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि AC और AVC के बीच में जो गैप है वो क्या है, AFC है, और AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए AC एंड AVC विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो कि मैम आपने क्या लिखा है, कैसे समझ आएगा, दिस इज द वे यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। आप बोलते चले जाओ और अपने सिंबल्स में लिखते चले जाओ, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स फन भी होता है और तुरंत जल्दी याद भी होता है। यहाँ पे जो ये पूरी कहानी लिखी है ना, उसको मैंने सिर्फ सिंबल्स में यहाँ पे लिख लिया है। हाँ, कोई दूसरा पर्सन पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि क्या है,
लेकिन अगर मैं खुद को समझाऊंगी तो मैं जल्दी समझ आएगा। कैसे? कि पहला पॉइंट क्या है कि एवरेज कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन एवीसी। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि एसी एंड एवीसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एएफसी है, और एएफसी कभी जीरो हो नहीं सकता, इसलिए एसी एंड एवीसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। जो पूरी आपने ये लंबे लंबे सेंटेंसेस देखे ना यहाँ पे, उसी को शॉर्ट में मैंने बता दिया है यहाँ पे, बस इतना। लेकिन हाँ, आपको अपने सिंबल्स खुद बनाने आने चाहिए, राइट? क्लियर? समझ आया? आगे बढ़े, चलो भाई। सो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एवीसी एंड एसी दोनों का ही क्या है, यू शेप्ड है। हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा है एवीसी, और थोड़ा ज्यादा टेढ़ा मुस्कुराता हुआ हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है? सो द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व दैट इज पॉइंट ए ऑलवेज लाइज टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवीसी दैट इज पॉइंट बी। तो आपको हमेशा याद रखना, जो मिनिमम पॉइंट होता है ना एवीसी का, वो पहले आता है और एसी का बाद में आता है। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है? पहले ही बताइए मैंने तो ये, है ना? तो सबसे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्विकली, खटाक से फटाक से। नाउ आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर मैं बात करती हूँ टीसी एंड एमसी, अच्छा एमसी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, और यहाँ पे आपने लिख दिया एन। तो ये क्या हो गया, दैट मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। ये किससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट, हमारे टोटल कॉस्ट से। सिमिलरली क्या मैं एमसी से टीसी निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। एक और फॉर्मूला मैम आपने याद कराया था, दैट इज सिग्मा एमसी इज इक्वल्स टू टी सी टोटल कॉस्ट। ये भी एक फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं दोनों को ही मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मैं बात करती हूँ, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझाते हैं, रुको, कि अगर मैं बात करती हूँ टोटल कॉस्ट कैसे रहता है, एक तरीके से ऐसा, और हमारा मार्जिनल कॉस्ट कैसे रहता है, राइट टिक। सो ये टोटल कॉस्ट हो गया, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है? अब बात आती है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे जो कर्वेचर चेंज हो रहा है, इसको हमने लिख दिया क्यू, और यहाँ पे जो एकदम से मिनिमम पॉइंट होता है उसको लिख दिया ई। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एमसी इज एडिशन टू द टीसी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो हमें पता है ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये तो चीज़ हमें ऑलरेडी क्लियर है। सेकेंड चीज़ क्या है, व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, है ना? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है टीसी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, और ये क्या हो जाता है, मिनिमम इन कांस्टेंट, और यहाँ से फिर से टीसी इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमसी फॉल हो रहा है, यहाँ पे वो मिनिमम होता है और फिर इंक्रीज होने लगता है। तो आपको याद रखना है, टीसी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट दैट इज अप टू पॉइंट क्यू। सिर्फ क्यू पॉइंट तक ही वो एक तरीके से डिक्रीजिंग रेट पे चल रहा है, उसके बाद वो बेसिकली कांस्टेंट और मिनिमम हो जाएगा, एंड उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करती हूँ तो ई पॉइंट तक वो डाउनफॉल में होगा भाई, थोड़ा डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज हो रहा है। फिर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ई पॉइंट आया, यहाँ पे वो मिनिमम हो जाता है और उसके बाद वो इंक्रीज करने लगता है। दैट इज आप कर्व जो देखोगे ऐसा है, यहाँ तक कैसे हो रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड पे। ये आपका आया पॉइंट कि यहाँ से आपका कर्वेचर चेंज होने लग गया, इसके बाद से टीसी में ग्रोथ आपको दिखेगी। सिमिलरली एमसी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है, कम हो रहा है, और उसके बाद आपको अगेन इसकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो यही सेम चीज़ है कि पहले क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है और ये फॉल कर रहा है, फिर दोनों यहाँ से कर्वेचर चेंज हुआ, यहाँ पे मिनिमम हुआ, ये इंक्रीज हुआ और ये भी हमारा इंक्रीज होना शुरू हो गया। Clear? So that is why after point Q the total cost starts increasing at an increasing rate. It is because now MC is also rising, right? Quickly take a screenshot of it. Done? Okay. Next. So let's see the relationship between TVC and MC. ये वाला अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इससे पहले तो जितने भी हमने कर्व्स पढ़े थे वो हमने पढ़ चुके थे, लेकिन ये वाला आपने नहीं पढ़ा है। हमने बात करा टीवीसी, हमने कैसे बताया आपको, टीवीसी मैंने आपको यूजुअली ऐसे बताया है, पर मैम इसमें तो अलग ही डिज़ाइन बता रहे हो, ये कौन सा टीवीसी आ गया है। तो इसलिए ध्यान से बिल्कुल कान खोल के आपको सुनना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करती हूँ, एज वी नो दैट एमसी इज द एडिशन ऑफ टीसी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एडेड। और इसमें हमने पता है कि हम ये बोल सकते हैं कि सिग्मा ऑफ एमसी भी होता है, हमारा टीवीसी भी हो सकता है,
क्योंकि अगर टोटल कॉस्ट हो सकता है तो टीवीसी भी हो सकता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर टीवीसी कैन बी डिटरमाइंड ओनली एडिंग एमसी ऑफ ऑल द यूनिट्स. Beside, it is assumed that the output is perfectly divisible, then the total area under the MC curve will be the same as TVC. जब मैं बोल रही हूँ कि MC का पूरा सिग्मा जो है कवर हमने कर लिया, वो क्या होता है TVC, इसलिए जो पूरा MC के अंदर आपको ये दिख रहा है वो क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. सो ये आपको क्या है एक तरीके से याद रखना है. Clear? So in the above diagram it can be seen that OQ output level जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, this is the output level we have, ठीक है. OQ output level, ठीक है, the total variable cost is equal to the shaded area, that is हम बोल सकते हैं sigma mu is equals to TVC. फाइन, तो ये आपको याद रखना है. जल्दी से इसका फोटो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन, क्लियर, समझ आया? तो ये हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं स्टूडेंट्स. एक तरीके से आपका कवर हो चुका है कॉस्ट का ये वाला चैप्टर. प्रोडक्शन भी हो गया, कॉस्ट भी हो गया, ठीक है. आने वाली क्लासेस में रेवेन्यू देखेंगे, सप्लाई देखेंगे, मार्केट कंडीशंस क्या होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है बहुत डिटेल में. लेकिन अभी तक आपका मैं बोल सकती हूँ ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करती हूँ आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट्स, तो हमने कवर कर लिया हमारा 60% ऑफ द पोर्शन. अगर आपने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट तक पढ़ लिया तो हमने 60% ऑफ द पोर्शन को कवर कर चुके हैं. सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक चैप्टर रिवीजन फॉर द चैप्टर कॉस्ट. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट साथ में दिया हुआ है मैं एनसीईआरटी में, लेकिन आपके डिफरेंट रिफ्रेशर्स में अलग अलग तरीके से गिवन होगा. प्रोडक्शन फंक्शन अलग होगा, कॉस्ट अलग होगा. तो हमने ये 2 चैप्टर्स कर लिए हैं. आने वाले क्लासेस में आपको रेवेन्यू, सप्लाई सब मिलेगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट. लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हर मोमेंट पे रिवाइज करते रहना पड़ेगा. रिवीजन क्लासेस क्यों होती हैं? डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं, जो हमने पहले पढ़ा था उसको याद दिलाने के लिए कि हम ये पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास जो फ्लुएंसी है, एक्यूरेसी है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके लिए रिवीजन होता है. या एग्जाम के पहले जब आपको पता है, टेंशन हो रही कि समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, तो क्विक रिव्यू के लिए रिवीजन होता है. राइट, इट इज नॉट फॉर द लर्निंग. रिमेंबर दैट, इट इज जस्ट फॉर द रिवीजन सेक, जब आप खुद को रिमाइंड करा रहे हो कि हम ये पढ़ चुके हैं. अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से आपको डिटेल में पढ़ना, आपको नहीं समझ आया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. हर एक चीज आपको ऑलरेडी डिटेल में गिवन है, बिकॉज इट मैग्नेट बेस्ड ही प्रोवाइड यू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट. अगर हम बात करें सिर्फ सीबीएसई नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. अगर मैं सीबीएसई की बात करती हूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. अगर मैं आपको बताऊँ, साथ में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है स्टूडेंट्स. और हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी आपको फॉलो करना है, जैसे कि भैया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, एवरीवेयर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन का टाइम है स्टूडेंट्स. सो आपको अच्छे से पढ़ना है. कोई भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.